Hello, my shimmering star. I, Anamika Daya, welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is lesson planning and resource in science teaching, and this one is from the Science Education of DLED second year, and today we will start the unit 3 of Science Education. DLED second year की Science Education की तीसरी यूनिट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें लेसन प्लानिंग समझनी है और ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो हम एज अ साइंस टीचिंग में यूज करते हैं. सबसे पहला है लेसन प्लानिंग. देखो, लेसन प्लानिंग क्या होता है. जब भी आप किसी क्लासरूम में इंटर करते हो तो आप ये सोच के जाते हो कि आपको उस क्लासरूम में क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है. तो लेसन प्लानिंग क्या हुआ कि जब भी आप क्लासरूम में जाएं तो क्लासरूम में जाने से पहले आपने जो पूरा सिनेरियो प्लान किया है कि व्हाट इज द कंटेंट, व्हाट टाइप ऑफ मेथड क्या टीच करोगे, व्हाट आर द टाइमिंग्स टू टीच दैट मेथड, दैट वन इज नोन एज लेसन प्लान. ओके, नेक्स्ट है डेफिनेशन है लेसन प्लानिंग इज द सिस्टमैटिक प्रिपरेशन ऑफ व्हाट लेसन प्लान दैट विल बी डिलीवर्ड इन अ क्लास and it is prepared as an advanced setting of a scientific manner. Effective and successful teaching, lesson planning क्यों important है कि हमें कितना अच्छा प्रभावी पढ़ाना है कक्ष में और इससे आपकी जो टीचिंग है वो भी सक्सेसफुल हो जाए. तो we can say that lesson planning for learning, for activities, for quality and for the result is known as lesson planning. इसके बाद है डेफिनेशन. लेसन प्लान इज द टाइटल गिवन अ स्टेटमेंट अचीवमेंट टू रियलाइज द स्पेसिफिक मीन्स बाय विच these are be attained as a result of activities engaged during the period. मतलब क्या है इसका कि लेसन प्लानिंग एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर आप रियलाइज करते हो कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर इंस्ट्रक्शनल क्लासरूम एंड हाउ टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग दैट पीरियड. दैट प्लानिंग इज नोन एज ओवरऑल नोन एज लेसन प्लान. तो लेसन प्लान क्या हुआ कि पाठ योजना जिसके अंदर आप क्लासरूम में जाने से पहले आपको ये क्या उपलब्धि करनी है, कैसे गतिविधियां करानी है, उसके लिए आप पूरा सक्रिय होके एक प्लान बना लेते हो. तो वो योजना आपकी क्या कहलाती है? पाठ योजना. डेली लेसन प्लान इन्वॉल्व डेफिनेशन ऑफ व्हाट, आपकी डिफाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट आपको करना है, रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करने हैं, एंड मेथड एंड क्या प्रोसीजर्स. ये किसने दी है? बिंगिंग ने. इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, सबसे पहला मतलब अगर मैं बात करूं लेसन प्लान किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपकी टीचिंग एंड लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हमारा लेसन प्लान इंपॉर्टेंट है. एंड लेसन प्लान गिव यू द सुटेबल एनवायरमेंट बिकॉज इफ यू आर सेटिंग अप योर प्लानिंग देन यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ एनवायरमेंट टू योर प्लान कि आपको कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, क्या क्या अप्रोचेस लेके चलनी है, कौन से मेथड लेके चलने हैं, क्या रिसोर्सेज आप अपने क्लासरूम को प्रोवाइड करोगे. प्रीवियस नॉलेज पे निर्भर करती है. साइकोलॉजिकल टीचिंग है, मतलब मनोवैज्ञानिक शिक्षण है. साइकोलॉजिकल मींस बच्चों का क्या एज ग्रुप है, क्या इंटरेस्ट है, कितना आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, क्या कंटेंट की डेप्थ रहेगी, कैसे एग्जांपल्स आप बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हो. तो साइकोलॉजिकल टीचिंग का मतलब है ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड बिकॉज विद दिस ओनली यू कैन टीच बेटरली इन योर क्लासरूम. नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि आप अपने सब्जेक्ट विषय वस्तु को लिमिट कर पाओ कि अगर मुझे 40 मिनट का पीरियड मिल रहा है तो मैं कितना पढ़ा पाऊंगी, कैसे पढ़ा पाऊंगी, ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज है जिन्हें मैं प्रयोग में ला सकूं और मेरी जो टीचिंग है वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बन जाए. और मैं अपनी एक्टिविटीज भी पहले ही निर्धारित कर लूंगी कि कक्ष में मुझे कौन कौन से कार्य या कौन कौन सी गतिविधियां करानी है. प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल एड्स, TLM हम पहले ही प्रिपेयर करके चलते हैं कि हमें कैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल कक्ष में यूज करने हैं. टीचिंग स्किल, मतलब आपको कौन सी स्किल लेनी है, प्रॉबिंग क्वेश्चंस ज्यादा लेके चलने हैं, ब्लैक बोर्ड स्किल का ज्यादा प्रयोग करना है, स्टिमुलस वेरिएशन आपकी क्लास में करनी है. तो कैसे आपकी टीचिंग स्किल बेटर रहेगी जो आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकती है. कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाना है. इफ यू नो ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ योर कंटेंट यू विल बी द कॉन्फिडेंट वन इन योर क्लासरूम. देन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, आप कक्षा में अनुशासन कैसे बना के रखोगे अगर आप कोई भी गतिविधियां करा रहे हो. टाइम सेंस, समय का बोध आपको रहना चाहिए कि आपका क्या समय रहेगा, कितना आप एक एक्टिविटी को डिवोट करोगे, कितना उस एक्टिविटी पे डिस्कशन करोगे, या अपने प्लान को एग्जीक्यूशन करते वक्त आप किन किन चीजों का ध्यान रखोगे, ये सारी टाइमली एक्टिविटी करानी है. देन टीचिंग फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल. कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि देखो हमारे पास 3 लेवल होते हैं. हमारे कौन कौन से लेवल होता है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल. दिए किसने थे? ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप जरूर से पता करना कि किसने ये लेवल दिए थे. तो मेमोरी लेवल क्या होता है? जब हम बच्चों को सिर्फ चीजों को रटाते हैं, क्राम कराने की कोशिश करते हैं. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए, तो आप लोगों को नहीं पता है, हमने सिर्फ ए ऐसे ही देख लिया कि ऐसे लिखा जाता है, बी ऐसे लिखा जाता है, सी ऐसे लिखा जाता है, टोटल 26 लेटर्स होते हैं, इसके लिए हमने कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं दी थी। बट अगर मैं बैट की बात करूं तो आपने अंडरस्टैंडिंग दी है कि अच्छा ये तो बल्ला होता है, कैसा होता है, आप इसके लिए इमेजिनेशन करोगे, आप दिखाने की कोशिश करोगे एज अ टीचर, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल पे होते हैं। अगर मैं कहूँ राइट डाउन द 5 लाइन ऑन दैट बैट, तो आप अपने रिफ्लेक्टिव लेवल पे लिख रहे हो कि आपको कितना समझ आया, कैसे आपने देखा था, आप अपनी सारी चीजें उसके अंदर प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान, एक अच्छा लेसन प्लान कैसा होना चाहिए? सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, कि आपके जो भी उद्देश्य पहले से निर्धारित हैं वो उनके ऊपर ही चलना चाहिए, क्योंकि हमें एट लास्ट अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है एट द एंड ऑफ आवर इंस्ट्रक्शनल पीरियड। देन है डिसीजन अबाउट एप्रोप्रिएट मटेरियल एड, कि जो भी आपके मटेरियल एड रहेंगे, जो आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं, उनको आपने अच्छे से अप्रोप्रिएटली यूज किया है और उन्हें को कैसे यूज करना है, इसके लिए भी आपने डिसीजन मेकिंग कर ली है। बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, लेसन प्लानिंग बनाते वक्त आपको, अब मैं सीक्वेंस सिखाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि देयर इज अ जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, आफ्टर दैट वी हैव टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट्स को ऑलरेडी कितना आता है और कहाँ से आपको स्टार्टअप बच्चे को देना है। डिवीजन ऑफ लेसन प्लान इन यूनिट्स, क्योंकि हमारे पास पूरा कंटेंट गिवन होता है, कोर्स कंटेंट गिवन होता है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उस कोर्स कंटेंट को यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे अगर मैं डीएलएड की बात करूं तो वी हैव 5 यूनिट, हमारे पास 5 यूनिट हैं और पांचों यूनिट में ऐसे कंटेंट गिवन है, तो आप उन पे बात करोगे। सिंप्लिसिटी ऑफ एक्टिविटी, हमें अपनी गतिविधियां क्रियाएं ऐसी करवानी है कक्षा कक्ष में कि हर एक बच्चा उनमें पार्टिसिपेट कर सके और हर एक बच्चा उनकी पार्टिसिपेशन के साथ साथ एक्टिविटी परफॉर्म भी कर सके। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, द चाइल्ड शुड बी वेरी एक्टिवली इन द क्लासरूम। देन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी गतिविधियों का निर्धारण अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट करना है। इसके बाद लर्निंग एक्सटेंशन, हमारा लेसन प्लान हमारी लर्निंग को भी एक्सटेंड करता है, बिकॉज अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो ऐसे कोई भी ऐसी चीज आपके सामने आ सकती है जो आपके लिए बिल्कुल न्यू हो, तो आप उन पे भी रिसर्च कर सकते हो, तो टीचर की लर्निंग के लिए भी एक एक्सटेंशन है। देन सेल्फ इवैल्यूएशन, टीचर भी ये देख सकता है कि मैंने क्या प्लानिंग की थी, मेरे कितने ऑब्जेक्टिव अचीव हुए, तो यहाँ से मैं सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकती हूँ। इवन स्टूडेंट इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं व्हाइल रिकैप्चुलेशन, जब टीचर एक रिकैप्चुलेशन कर रहा होता है तो भी बच्चे अपनी सेल्फ लर्निंग देख सकते हैं कि हाउ मच दे इवैल्यूएट योर सेल्फ, देयर सेल्फ। यूज ऑफ इलस्ट्रेशन, आपका चित्रण कैसा है, मतलब आप एग्जाम्पल कैसे दे रहे हो जो बच्चों को अच्छे से समझ आ रहे हैं, एंड हाउ मच ब्लैक बोर्ड यू आर यूजिंग, आप अपनी कक्षा कक्ष में कितना ब्लैक बोर्ड और कितने अच्छे से सुटेबली ब्लैक बोर्ड को यूज कर रहे हो। मतलब आपकी राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ने योग्य होने चाहिए, आपका फॉन्ट साइज भी दिखने योग्य हो, आप अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखो, सब कुछ बोर्ड पे नहीं उकेर देना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखने हैं। डेट, लेसन प्लान का नाम, सॉरी लेसन का नाम, आपके कंटेंट का नाम, ये जरूर चीजें जो मेंशन करने की आप ब्लैक बोर्ड पे मेंशन करोगे। आपको लेफ्ट टू राइट लिखना है, लिखते वक्त बच्चे बोर्डम ना करें, कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट ना करें, ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं व्हाइल यूजिंग द ब्लैक बोर्ड, तो ये भी आपको सारी ध्यान में रखनी है। देन एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लान क्या है? देखो अब तक हमें क्या समझ आया, लेसन प्लान से टीचर को क्या क्या फायदे होंगे भाई, ऑब्जेक्टिव का पता चल जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्री डिसाइडेड हो जाएंगे, सेल्फ लर्निंग भी हो जाएगी, सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो जाएगी, रिसर्च प्रोसीजर भी हो जाएगा, आप चीजों को ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं बच्चों के ऊपर बात करूं तो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग होगी, तो वहां से बच्चों के पूरे ज्ञान का हम अनुमान लगा सकते हैं, बच्चों के साथ कैसी क्रियाएं करानी है, क्या गतिविधियां रहेंगी, क्या क्या रिसोर्सेज लेके चलने हैं क्लासरूम में, वो हम कर सकते हैं। टीचिंग जो है वेरी इफेक्टिव हो सकती है, लर्निंग इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। तो ऐसे कौन से पॉइंट है जो मैंने नहीं बोले तो हम यहाँ से कर लेते हैं। इम्प्रूव द फर्दर लेसन, ये भी मैंने आपको बताया कि उसकी जो फर्दर लर्निंग है वो हो जाएगी, इवैल्यूएशन में हेल्प होगा, टीचर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बिकॉज इफ यू नो ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ योर कंटेंट तो यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि बच्चे आपसे कुछ भी पूछ ले, यू कैन आंसर देम। देन टीचिंग मैटर इज ऑर्गेनाइज इन अ टाइम फ्रेम, क्योंकि आपको अपना समय सारिणी भी बना के रखनी है और आपको टाइम टेबल मिलता भी है, तो आपको उस ड्यूरेशन के दौरान ही अपना पूरा कंटेंट डिलीवर करना होता है। इंस्पायर टीचर टू आस्क प्रॉपर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने अभी कहा था आपको कि व्हाइल यू आर टेस्टिंग द प्रीवियस नॉलेज ऑफ अ चाइल्ड, then you have to put some kind of question in front of the child regarding या relating your topic, तो इससे बच्चों की नॉलेज भी पता चलेगी। एंड यू हैव टू प्रॉम्प्ट योर स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा बढ़ावा भी देना पड़ेगा, तो आपको कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने हैं, इनका भी ज्ञान आपको पहले से ही हो जाएगा। एंड इट विल प्रोवाइड द गाइडेंस टू टीचर, व्हाट टू टीच, व्हाई टू टीच एंड हाउ टू टीच, इसके बारे में सब पता चल जाएगा।
इट हेल्प टू इंक्रीजिंग द स्टूडेंट्स का क्या है, इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, जो चीजें अच्छे से मैनेज हो जाएंगी, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगी क्लासरूम की। एंड लेसन प्लान डज नॉट अलाउ टीचर टू डेविएट एंड कीप्स हिम ऑन द वे, मतलब टीचर अपने पाथ से डेविएट नहीं हो सकता, उसे अपने रास्ते पे ही रहना है और अपने रास्ते पे ही अपने रहते हुए सारे कार्य करने हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, ऑड सिचुएशन, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो प्लानिंग करके चले हो आप वो तो अचीव ही ना करो, कुछ और आपको मिले। कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं बिकॉज चीजें कुछ और लेके चलते हैं पर ड्यू रह जाती हैं, तो फिर हमारे नेक्स्ट लेसन प्लान में हम उसे ऐड नहीं कर पाते। देन है मोर टाइम रिक्वायर्ड, सबसे पहले तो आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, देन यू कैन डिलीवर इन द क्लासरूम, तो इट विल रिक्वायर्ड योर मतलब एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो। देन लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इफ यू प्री प्लान समथिंग तो आप उसमें कुछ एडिशन नहीं कर सकते। मोर डिफिकल्ट फॉर द स्टीरियोटाइप, कुछ टीचिंग प्रोसीजर ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर आपको ऑन टाइम ही चीजें करनी होती हैं, तो जो स्टीरियोटाइप था, ऐसे जो रूढ़िवादिता है वो भी इसके अंदर अड़चन बन सकते हैं। और कुछ टीचर भी ऐसे हो सकते हैं कि हम तो कभी से पढ़ाते आए हैं, हम क्यों लेसन प्लानिंग करें, तो दिस काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज इन द पाथ ऑफ लेसन प्लानिंग। सो आवर नेक्स्ट इज स्टेप्स टू डेवलप द लेसन प्लान। स्टेप्स दिए थे जेएफ हर्बर्ट ने, जिसे हर्बर्शियन अप्रोच भी बोला जाता है। इन्होंने 6 स्टेप दिए थे। इंट्रोडक्शन, मोटिवेशन, जहां से आपको बच्चों को मोटिवेट करना है। नेक्स्ट स्टेप प्रेजेंटेशन, कैसे आपको लेसन प्लान को प्रस्तुति करनी है। कंपैरिजन, द कंपैरिजन ऑफ द प्रीवियस नॉलेज एंड द न्यू नॉलेज, और फिर उसे एसोसिएट कर देना है। जनरलाइजेशन, सामान्यकरण की सबके लिए सेम है, यूनिवर्सल है। एप्लीकेशन, की बच्चे उस नॉलेज को अप्लाई भी कर पाए इन योर डेली लाइफ। एंड लास्ट है रिकैप्चुलेशन। वन बाय वन देखते हैं अब। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, इस स्टेप में बच्चों की जो न्यू नॉलेज है उसको रिसीव करने के लिए बच्चों को क्या कर दिया जाता है, मोटिवेट कर दिया जाता है, और बच्चों का माइंडसेट ऐसे डेवलप करा देते हैं कि बच्चे क्यूरियस हों आप क्या पढ़ाने जा रहे हो। तो आपको कौन कौन सी एक्टिविटी मतलब ऐसी हैं जो ध्यान रखनी है इसमें। अजम्पशन करोगे कि बच्चों को कुछ ना कुछ नॉलेज तो प्रीवियस है ही, और फिर उसे टेस्ट करने की भी कोशिश करेंगे, मतलब उनके प्रीवियस ज्ञान को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे और यूटिलाइज करेंगे फॉर न्यू वन। बच्चों को मोटिवेट करेंगे फॉर योर कंटेंट। सेकंड है प्रस्तुतिकरण, मतलब प्रेजेंटेशन करना, जहां पे आप अपनी एक्चुअल टीचिंग स्टार्ट करोगे और आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ब्लैक बोर्ड यूज करोगे, हेडिंग डालोगे, एक्टिविटीज कराओगे, मतलब यहाँ से हम कंसेप्ट डेवलपमेंट की पूरी स्टेज पे चढ़ जाएंगे। और यहाँ पे आप इलस्ट्रेशन भी करोगे, बच्चों को एग्जाम्पल देकर भी, स्पेसिफिक एग्जाम्पल देकर भी बच्चों को पढ़ा सकते हो। देन आता है कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। देयर इज अ स्टेज इन विच यू आर कंपेयरिंग द नॉलेज ऑल्सो, द प्रीवियस एंड द न्यू नॉलेज, एंड यू आर कंपेयरिंग सम फैक्ट विद द अदर, कि अगर ऐसा होता तो देखो आपने यहाँ पे चीजें देखी, हम चीजें कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। वी ट्राई टू इंगेज द स्टूडेंट एंड ट्राई टू associate their both of knowledge. Generalization, in this is a general idea in which जो टीचर है कैन ड्रॉ द कंक्लूजन कि माई स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर अबाउट द लेसन प्लान, ये मेरी जनरलाइजेशन है। आप उसकी गाइडेंस और करेक्शन पूरी ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हो। बच्चों को डील करने की कोशिश है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम बच्चों का जो फैक्ट या कॉन्सेप्ट हम यूनिवर्सल बना रहे हैं कि सबको वो चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं। एंड एप्लीकेशन है, यू अंडरस्टूड द चाइल्ड नॉलेज, द students are unfamiliar with the situation in the starting of the lesson plan, and after completion of lesson plan my students are able to answer about that thing, तो हम उस नॉलेज को अप्लाई भी कराएंगे। कोई सिचुएशन दे सकते हो, कोई क्वेश्चन दे सकते हो, कोई एक्टिविटी करा सकते हो, ऐसे करके। एंड नेक्स्ट है हमारा रिकैप्चुलेशन, जहां पे आप बच्चों की जो नॉलेज है उसे रिकैप करने की कोशिश करोगे। जैसे हम कोई भी सीरियल या बचपन में नाटक वगैरह देखते थे, तो हम सबको पता है कि ना सीरियल का रिकैप आता है। रिकैप का क्या मतलब होता है कि पीछे क्या हुआ उसके बारे में आप पूरा रिवाइज करते हो। तो रिकैप का मतलब होता है काइंड ऑफ असाइनमेंट हम बच्चों को दे देते हैं, जिसमें बच्चा जो है अपनी नॉलेज को, जिसमें हम बच्चे की नॉलेज को रिकैप करने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं। अब अगर मैं नॉर्मल लेसन प्लान के स्टेप की बात करूं तो आप लोगों ने सबने लेसन प्लान बनाए होंगे, एंड यू आर द स्टूडेंट ऑफ डीएलएड सेकंड ईयर, सो यू आर क्वाइट फेमिलियर विद द काइंड ऑफ कंटेंट कि आपके क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड विद दैट सब्जेक्ट स्पेसिफिक। इसके बाद होते हैं हमारे सबसे पहले होते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव like my students are able to understand the mathematical concept, my students are able to do the logical thinking, ऐसे मेरे जर्नल हो जाएंगे। रिगार्डिंग मैथ्स की बात करूं, अगर मैं साइंस की करूं तो बच्चे जो है डे टू डे लाइफ को कर पाएंगे, इन्वायरमेंटल चीजें हम देख पाएंगे। सेकंड होते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रिलेटेड विद योर स्पेसिफिक कंटेंट। इफ आई एम टीचिंग द फोर्स तो मैं ये लिखूंगी कि माई ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, माई ऑब्जेक्टिव इज माई स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर द फोर्स, ठीक है।
कि व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स। थर्ड है हमारे, हम कोई भी TLM लेके चलेंगे तो वो भी हम अपनी लेसन प्लान में शुरू में ही लिखेंगे कि हमारे जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो क्या क्या रहेंगे। फोर्थ आप करोगे प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, PKT, जहाँ पे आपको एक टाइप ऑफ बॉक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप सीरियल नंबर डालो, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछोगे, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स जो है नोट करोगे। देन इसके बाद आती है हमारी अनाउंसमेंट। जब बच्चे आपके नो आंसर पे पहुंच जाएंगे, जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि बच्चे को आगे कोई भी नॉलेज नहीं है, तो हम अपने टॉपिक को अनाउंस कर देंगे। 6 पे आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करोगे। आप जब अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में आपको अपने कंटेंट भी लिखना है, आपको टीचर्स एक्टिविटी भी लिखनी है, स्टूडेंट एक्टिविटी भी लिखनी है, ब्लैक बोर्ड भी वर्क करते रहना है। यू आर कंप्लीटेड विद योर प्रेजेंटेशन, देन वी गो फॉर द रिकैप। यहाँ पे आप बच्चों से क्वेश्चन पुट कर सकते हो, अपने लेसन प्लान को दोबारा से डिलीवर कर सकते हैं इन अ ब्रीफ वे। और इसके बाद आप क्या करेंगे, हम क्या देंगे बच्चों को, होमवर्क प्रोवाइड करेंगे कि बेटा अब आपको मैंने ये पूरा समझा दिया और ये आपका गृह कार्य है, ये आप क्या करके लाओगे, घर से करके लाओगे। आई थिंक यू आर वेल अवेयर विद द सीक्वेंस। देन आती है यूनिट प्लानिंग। यूनिट प्लानिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्लानिंग इन विच यू आर प्रिपेयरिंग द टीचिंग मैप फॉर द कंटेंट। इसके अंदर क्या है, आपके पास यूनिट होते हैं, यूनिट में कुछ लेसन स्पेसिफिक होते हैं, तो आप उन्हें लिंक कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि हाउ दे आर अकम्प्लिश्ड एंड ऑन व्हाट टाइम दे विल अकम्प्लिश्ड। कितने टाइम में आप वो कर लोगे, क्या रिवीजन कराओगे, क्या असाइनमेंट दोगे। तो यूनिट प्लानिंग इज तो वेरी मच ब्रॉडर देन लेसन प्लानिंग, बट लेसन प्लान में ज्यादा काम है। यहाँ पे सिर्फ आपको सीक्वेंस, टाइम, ये सारी चीजें बता के रखनी है। यूनिट प्लानिंग फोर्सेस टू मेक द डिफिकल्ट डिसीजन टू टीच एंड हाउ टू टीच। यहाँ पे आप ये बनाओगे कि आपको क्या पढ़ाना है, कितने समय में पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। देन इट स्टिमुलेट द स्टूडेंट टू इंटरेस्ट, मतलब ओवर टीचिंग ना रहे, रिलेवेंट सब्जेक्ट रिलेवेंट टाइम पे ही पढ़े। तो यूनिट प्लानिंग इज अ काइंड ऑफ पोर्टफोलियो फॉर द टीचिंग। एंड यूनिट प्लानिंग वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ की, कंसेप्ट, गोल, जो एक साथ आ सकते हैं ना, हमारे जो सब्जेक्ट हैं, जो हमारी विषय वस्तु हैं, वो एक साथ आ सकते हैं, हम उन्हें सेम यूनिट के अंदर रख लेंगे। देन ओवरलैपिंग ना हो लेसन प्लान की, स्पैन ऑफ टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, स्टडी आपकी इफेक्टिवली चलती रहे, इवेल्युएशन आपका बेटर, को करिकुलर एक्टिविटीज में आप टीचर को और स्टूडेंट्स को इंगेज कर पाओ, डेली लेसन प्लानिंग और क्लियर गोल दे सके। एंड देयर विल बी रिस्पेक्ट फॉर द टाइम, मनी, एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर एंड द इंस्टीट्यूट. So unit planning is a course diversify in which teacher is going to justify the lessons which are linked together, and teacher is going to justify the time framing of that lesson planning and what kind of variety of ways they are using in their planning. तो teaching के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो except your lesson plan, तो सारी एक्टिविटी हम कहाँ करेंगे, lesson plan के अंदर करेंगे। देन आता है कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है, देखो आपने ना ऐसे मैप्स पढ़े होंगे कि मान लो अगर मैंने कहा प्लानिंग इन टीचिंग, तो आपने ऐसे बना दिया लेसन प्लान, ऐसे बना दिया यूनिट प्लान। लेसन प्लान में आपने पॉइंट्स लिख दिए, ये जर्नल ऑब्जेक्टिव, फलाना ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव। यूनिट प्लान में लिख दिया आपने सेम लेसन्स, लिंक, आपने लिख दिया टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपने लिख दिया इवेल्युएशन टेक्निक्स। तो रोड मैप बनाना कि आपने पूरा कार्य कितना किया है, कैसे किया है, वो हमारे कॉन्सेप्ट मैप होते हैं। एंड इट इज रिलेटेड विद द कॉन्स्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, जिसके अंदर रचनावादी अप्रोच से जुड़े होते हैं, क्योंकि हम अपनी मतलब हमारा कॉन्सेप्ट मैप हम अपने दिमाग में या हम अपने नोटबुक पेन पेपर पे खुद से बना रहे होते हैं। हमें क्या कॉन्सेप्ट समझ आया, कितनी नॉलेज है और उनके बीच का क्या रिलेशनशिप रहेगा। कॉन्सेप्ट मैप आर ग्राफिकल टूल्स होते हैं हमारे सामने, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन करते हो, अलग अलग फैक्ट्स की और रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इट इंक्लूड्स व्हाट, कॉन्सेप्ट आपके इसके अंदर है, सर्कल बना सकते हो, बॉक्सेस बना सकते हो, उनके रिलेशन बना सकते हो और दो कॉन्सेप्ट को एक साथ भी दिखा सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर कंटेंट एंड इट इज अ काइंड ऑफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो कंसेप्ट मैप इज अ टाइप ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू हेल्प स्टूडेंट टू ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट ऑफ अ नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट। बेनिफिट क्या है कॉन्सेप्ट मैपिंग के, बच्चों को हेल्प करता है ब्रेनस्टॉर्म करने में, न्यू आइडिया जनरेट करने में, बच्चों को इंगेज करते हैं, प्रपोजिशन से आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को अलाउ करते हैं कि आप अपने आइडिया और कॉन्सेप्ट या थॉट्स को या इंफॉर्मेशन को क्लियरली डिस्क्रिप्शन दे पाओ। देन न्यू कॉन्सेप्ट और ओल्डर कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को इनेबल करा सकते हैं कि वो अपने टॉपिक को कैसे क्रिएट करे और कैसे उन्हें इवेल्युएट करे। देन आता है हाउ टू बिल्ड अ कॉन्सेप्ट मैप। अब आपको कॉन्सेप्ट मैप कैसे बनाने हैं, एक देखो हायरार्की होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा कि अगर ऐसे मैं प्लानिंग लिख दूं
तो प्लानिंग के नीचे आपके पास यूनिट प्लानिंग आएगी, उसके बाद लेसन प्लानिंग आएगी, तो उसके बाद हमें स्टैमिंग करके सबऑर्डिनेट भी देखने हैं। तो ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको हायरार्किकल चीजों को डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी, उसके बाद कौन कौन सी टर्म जुड़ी हुई है सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्या उनका रैंक रहेगा कि पहले मैंने प्लान दिया तो क्या आ जाएगा, देन उनको अरेंज करना है, इसके बाद क्लस्टर बनाना है, मतलब अगर कौन सी चीजें आप एक जगह उस टाइम पे लगा सकते हो और अकॉर्डिंगली आपको कॉग्निटिवली काम करते हुए अपने कॉन्सेप्ट मैप को बना लेना है। स्टार्टिंग विद द मेन आइडिया, क्या टॉपिक है, क्या इशू है, उस पर फोकस करोगे, की कंसेप्ट पे फोकस करोगे, लिंकेज बनाओगे फ्रेजेस ऑफ वर्ड की, बिकॉज कॉन्सेप्ट मैप इज वेरी मच ब्रीफ इन नेचर। मैटर की बात करूं तो मैटर में दो हैं, प्योर और मिक्सचर। फिर प्योर की बात करूं तो एलिमेंट और कंपाउंड आ जाते हैं, एलिमेंट के एग्जांपल आ गए ऑक्सीजन और कार्बन, कंपाउंड के NaCl और H2O। फिर मिक्सचर की बात करूं तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस में सॉल्यूशन आ जाएंगे, हेटेरोजीनियस में जैसे चोको चिप्स होते हैं जिसके अंदर, फिर सॉल्यूशन में हमारे और ब्लड, स्टील आ सकते हैं और फिर एयर आ सकता है। तो ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे। देखो आपकी पूरा मैटर की जो यूनिट या लेसन प्लान था ना, वो सिर्फ इतनी सी जगह में कवर हो गया है। कंसेप्ट मैप इन करिकुलम डिजाइन, करिकुलम कैसे डिजाइन करोगे, तो देखो अगर मैं बात करती हूँ कॉन्सेप्ट मैप की, तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको आपका सबसे ज्यादा जो डोमेन यूज हो रहा है ना, वो हमारा कॉग्निटिव डोमेन यूज हो रहा है। सो कंसेप्ट मैप इज अ लर्निंग टूल इन विच एजुकेटर या फिर द लर्नर मेकिंग द मैप फॉर देयर नॉलेज या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉलेज या डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट कंटेंट वेरी इजिली इन अ ब्रीफ वे, और एक्यूरेसी दिखाने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए और कॉन्सेप्ट्स को फुल्ली दिखाने के लिए हम ग्रोथ या बच्चों के असेस कैसे करेंगे, उसके लिए जो आप मैप बनाते हो करिकुलम के अंदर, वो आपका करिकुलम डिजाइन हो जाएगा। मतलब कंसेप्ट मैप को अगर आप करिकुलम को डिफाइन करने के लिए बना रहे हो तो वो आपका करिकुलम कॉन्सेप्ट डिफाइन मैप हो जाएगा। देन कॉन्सेप्ट मैप यूज्ड इफेक्टिवली टू प्लान अ पर्टिकुलर यूनिट और लेसन प्लान। अगर आपको लेसन प्लान बनाना है, जैसे मैंने कहा कि एक लर्नर बना सकता है, ऐसे आप पूरे साल का भी चार्ट बना सकते हो एज अ टीचर। एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, अभी मैंने कहा था कि आपको TLM क्या यूज करने हैं, उसके लिए अभी आप की पॉइंट लिख सकते हो। मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट नॉलेज भी आप बच्चों को दे सकते हो, एंड इट इज वेरी मच पेडागोजिकल बिकॉज इट इज ओरिएंटेड विद द पेडागोजी ऑफ अ चाइल्ड, एंड इट विल ऑल्सो इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट बिकॉज द होल knowledge of that unit or lesson plan is given in a some kind of space. Then effectively use concept map in a classroom as an evaluation tool. कैसे एक टीचर उन्हें इवेल्यूशन टूल के लिए कर सकता है, सबसे पहले सेलेक्ट द की टर्म्स, अपनी की टर्म्स को सेलेक्ट कर लो। दूसरा क्या करना है, वेयर द यूनिट और करिकुलम मैप्स विल बी एम्बेडेड, कहाँ पे आपको डालना है, लेसन प्लान के मेनली एंड पे ही रहता है। देन ए क्रिएट ऑफ यूनिट प्लान, एक यूनिट प्लान बना लो। उसके बाद ये हमारे स्टेप्स थे जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो कॉन्सेप्ट मैप है उसे इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो टीचर के लिए क्या है, अपना कॉन्सेप्ट मैप कैसे बनाओगे एज अ टीचर, सबसे पहले आपको कीवर्ड्स की सिलेक्शन करनी पड़ेगी, देन किस यूनिट का बनाना है, किस लेसन प्लान का बनाना है, उसका सिलेक्शन करो और उसके बाद अपना यूनिट प्लान को डिजाइन कर दो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है कि आप व्यवहार में जाते हुए क्या क्या अनुभव कर रहे हो, किसी चीज को अपने एक्सपीरियंस के दौरान समझना या सीखना हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कहलाता है। हैंड्स ऑन लर्निंग क्या होती है, सबसे पहले तो ये डायरेक्ट लर्निंग होती है, फर्स्ट हैंड लर्निंग भी इसे बोला जाता है, इन विच स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली टू डू दैट एक्टिविटी। एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में टीचर्स का काम इंक्रीज करना हो सकता है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में भी बेनिफिट द स्टूडेंट्स मोर देन द रियलाइजेशन, बट इट अ काइंड ऑफ सेटअप इस जिसके अंदर आप चीजों को सिर्फ वर्चुअली या इमेजिनेशन में नहीं कर रहे हो, आप खुद से उन चीजों को इम्पार्ट करके और लर्न करने की कोशिश कर सकते हो। तो इट इज अ आइडिया ऑफ लर्निंग वेयर द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू डू द या फिर गोइंग टू गेन दैट एक्सपीरियंस इटसेल्फ ओनली। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस साइंस में क्या है, फिजिकल मटेरियल कैसे यूज करोगे, फर्स्ट हैंड कैसे लेके आओगे, अपॉर्चुनिटी कितनी दोगे बच्चों को, साइंटिफिक टीचिंग कैसे करा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे यूज हो रहा है जहां पे आप बच्चों की इन्वॉल्वमेंट को ज्यादा कर रहे हो, द चाइल्ड, द स्टूडेंट, द पीपल्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, जिसके अंदर आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो और फिर बच्चों से उन क्रियाओं को परफॉर्म करा सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, क्या समझ आया, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें बच्चा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, खुद से करके देख रहा है, टीचर गाइड कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, अनुभव उसके स्वयं के हैं, वर्चुअल जीवन में नहीं जी रहा है, इमेजिनेशन में नहीं जी रहा है, कॉन्क्रीटली उन चीजों को परफॉर्म कर रहा है और लर्निंग को इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। डेफिनेशन क्या है, hands on experience means knowledge or skills that someone gets from the doing something rather than just reading about।
इसमें क्या है, आपकी जो नॉलेज जो आपको इम्पार्ट हो रही है, यू आर ग्रास्पिंग दैट नॉलेज इज नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन द टीचर कैसे बता रहा है, कैसे समझा रहा है, ऐसे नहीं, आप कैसे कार्य को करके देख रहे हो, ऐसे आप अपनी नॉलेज को गेन करने की कोशिश कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपको प्रोसेस स्किल डेवलप करानी है बच्चों के अंदर किसी भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को देने के लिए, पहले बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करो, ऑब्जर्व करना सीखे। अगर मैंने कहा कि इट विल टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, तो पहले बच्चे देखे कि हमें क्या डालना है, कितना डालना है, उसे जाके पूरे बाल्टी में तो नहीं डुबो देंगे उसे। तो मतलब ऑब्जर्व करना सिखाओ कि टीचर कैसे कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे बच्चे भी वैसे ही काम करने लग जाएं। प्रेडिक्शन, यहाँ से आप बच्चों को थोड़ा प्रेडिक्ट करना सिखा सकते हो कि देखो अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हें ये चीजें प्राप्त होंगी। देन एक्सपेरिमेंटेशन, उसके बाद आप बच्चों को एक्सपीरियंस गेन कराओ, एंड देन इंटरप्रेट, लास्ट में बच्चों को बोलो कि आपको एनालिसिस भी करनी है कि आपने क्या किया, कैसे किया, कितना किया। जैसे अडॉप्ट नियर बाय पॉन्ड, आपको कोई भी आपके आसपास का एक पॉन्ड गोद ले लेना है, गोद ले लेने का मतलब उसकी पूरी साफ सफाई का ध्यान आप रखोगे। देन पुट अप बर्ड फीडर, पुट अप अ बर्ड फीडर, पक्षियों को दाना लगाएं, क्लासरूम को एक्वेरियम या कुछ भी ऐसी चीजें हम बच्चों को बनाने बोल सकते हैं, तो बच्चे अपने खुद से जाएं और खुद से एक्सपीरियंस को गेन करें। अब इसके एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, या एक्सपीरियंस क्या देता है, लर्निंग बाय डूइंग देता है, बच्चे करके सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ रही है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अच्छा ये भी हो सकता है, ऐसी चीजें बच्चों की बढ़ रही हैं, अटेंशन बच्चे गेन कर रहे हैं, परमानेंट रिटेंशन हो रही है। और मैंने कहा दिस अप्रोच इज आल्सो रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसके अंदर बच्चा अपना दिमाग लगा के कुछ चीजें कर रहा है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पे काम नहीं कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड इन द साइंटिफिक प्रोसेस, एंड इट विल आल्सो हेल्प द स्टूडेंट्स टू ऑर्गेनाइज, क्लासिफाई एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग स्किल, जिसमें बच्चा चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकता है, कौन सा किसके अंदर आएगा, और बच्चों की समस्या समाधान की जो प्रवृत्ति है उसे भी इंक्रीज कर सकता है, रीजनिंग भी देता है, क्योंकि अगर बच्चा वो काम करके देख लेगा और कल को मैं कहूंगी इट विल टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, तो बच्चा फटाफट बता सकता है कि क्यों किया इसने और कैसे किया, उसका भी पूरा प्रोसीजर बता सकता है। बच्चे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने थॉट्स लगा सकते हैं, एंड उन्हें ना कंठस्थ हो जाएगा, मतलब देख उन्हें ना ऐसे जैसे हम मूवी देखते हैं हमें सारी चीजें याद होती है ना, उसकी ऐसे बच्चों को भी याद हो जाएंगी, एंड इट विल आल्सो इंस्पायर योर स्टूडेंट टू एक्सप्लोर द मोर वर्ल्ड। लिमिटेशन क्या है, कंक्लूजन सारी चीजों की होते हैं बेटा, स्टूडेंट्स अकेले से नहीं कर सकते इसे, सारा सिलेबस इस ओनली दिस मेथड पे नहीं हो सकता। टीचर हैव टू मेक द स्पेशल लेसन प्लान बनाने पड़ेगा कि कितनी एक्टिविटी, कैसी एक्टिविटी, क्या टीएलएम, एंड प्राइमरी क्लासेस पे ये बिल्कुल सूट नहीं करता, बिल्कुल बच्चे बहुत नोटोरियस होते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर, तो चीजों की गड़बड़ भी हो सकती है, टूट भी सकती हैं। दिस प्रोसेस इज क्वाइट एक्सपेंसिव बिकॉज द टीचर हैव टू कलेक्ट द रिसोर्सेज टू गिव देम, एंड बिकॉज दे आर डूइंग इट सेल्फ, तो उन्हें कुछ देना भी पड़ेगा, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट इफ देयर इज अ लार्ज क्लासरूम, तो आप वहां नहीं करा सकते, अनट्रेन्ड टीचर नहीं करा सकते, टीचर ऑल्सो नीड द प्रॉपर गाइडेंस एंड स्टूडेंट ऑल्सो नीड द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ अ टीचर, एंड मोटिवेशन इज हाईली रिकमेंडेड इन दिस लेसन प्लान, इन दिस मेथड। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिसोर्सेज भी, बोला था ना मैंने कि आप इसमें रिसोर्सेज भी करोगे, तो हमारे पास है ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य दृश्य सामग्रियां कौन कौन सी होती हैं, तो ऑडियो विजुअल एड्स कौन सी होंगी, द एड्स इन विच यू कैन हियर द ऑडियो एंड यू कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो, तो विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो, हियरिंग भी कर सकते हो। इस प्रोसेस से क्या होगा, बच्चों की मोटिवेशन इंक्रीज होगी, क्लासिफिकेशन बढ़ेगा और स्टिमुलेशन बढ़ेगा, कि बच्चे जो हैं स्टिमुलेट होंगे उसकी तरफ, बच्चे अपना रिफ्लेक्शन भी शो करेंगे, एंड इट इज अ क्वाइट सेंसिटिव टूल, जिसके अंदर सिर्फ बच्चे अपनी टीचर की बात सुनकर या सिर्फ चीजों को इंस्ट्रक्ट करके आप नहीं करा रहे हो, बच्चों को ऐसी सामग्रियां दे रहे हो जिसमें बच्चा सुन भी सकता है, देख भी सकता है। ऑडियो विजुअल एड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ऑडियो एंड विजुअल, ऑडियो मीन्स द हियरिंग एंड विजुअल्स मीन्स द सीइंग, ऑडियो और विजुअल्स, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ऑडियो विजुअल्स। सबसे पहले हैं ऑडियो एड्स, द एड्स इन विच देयर इज अ सेंस ऑफ हियरिंग, जिसमें आप सुनने की क्षमता का प्रयोग कर रहे होते हो, तो जो एड्स इसमें यूज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑडियो एड्स, जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन हो गया, ठीक है, आप फोन पे बात करते हो, दिस वन इज ऑल्सो ऑडियो। देन विजुअल क्या होगा, जिसके अंदर यू आर गिविंग द सेंस ऑफ विजन, जिसके अंदर आप देखने की क्षमता का प्रयोग कर रहे हो, वो आपके कौन से एड्स हो जाएंगे, विजुअल एड्स, लाइक ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे हमारे कॉन्क्रीट मॉडल्स, पिक्चर, चार्ट, मैप, फ्लैश कार्ड, फैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, डैशबोर्ड। So next is type of audio visual aid. There are two types of audio and visual aids. First one is the projected audio visual aids and second one is non projected. Projected का मतलब जिन्हें आप प्रोजेक्टर पे लगा के चीजें
यूज कर सकते हो एज अ TLM, और कुछ होते हैं जिन्हें प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही उनका प्रयोग कर रहे हो। सबसे पहले है ओवरहेड प्रोजेक्टर, उसके बाद ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज, आपने फर्स्ट ईयर में ET में किया होगा OHP शीट्स। इसके बाद है स्लाइड प्रोजेक्टर जिसके अंदर स्लाइड्स चलती हैं। देन है फिल्म स्ट्रिप्स, फिल्म स्ट्रिप्स में दो टाइप के हैं, डिस्कशन जिसके अंदर आपको स्ट्रिप्स मिल जाएंगी और एज अ टीचर आपको डिस्कस करते हुए चलना है। एंड सेकेंड वन इज अ साउंड फिल्म स्ट्रिप जिसके अंदर साउंड की भी एडिशन है, बच्चे उस साउंड पिक्चर्स के साथ साथ उस साउंड को सुन के उस टॉपिक की क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। देन इसके बाद है नॉन प्रोजेक्टेड जिन्हें प्रोजेक्टर पे यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट है ग्राफिक एड्स, चार्ट्स और फ्लैश कार्ड। चार्ट्स के बहुत सारे टाइप हैं। फर्स्ट है नरेटिव चार्ट, ऐसा चार्ट जिसमें किसी चीज का नरेशन किया गया है, जैसे स्टोरी का नरेशन किया गया हो, किसी चीज को नरेट करके दिखाया जा रहा है तो वो नरेटिव होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट जिसमें एक तरफ उसका कॉज लिखा हुआ है, दूसरी तरफ इफेक्ट लिखा हुआ है। देन चेन चार्ट का मतलब एक चार्ट के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा, ऐसे चेन चार्ट है। इवेल्युएशन जिसके अंदर बच्चों के फीडबैक नोटिस करे गए हों। स्ट्रिप्टीज जिसके अंदर स्ट्रिप्स लगी होती हैं चार्ट्स के अंदर। देन आते हैं पुल चार्ट का मतलब जिसके अंदर चार्ट को ऐसे पुल करके एक रोलर बना दिया गया है, रोलअप बना दिया गया है, जिसमें आप एक एक चीजें कैसे करके खोल खोल के दिखा रहे हो। फ्लो चार्ट जैसे माइंड मैपिंग होती है। टेबुलेशन जिसके अंदर टेबल फॉर्मेट या स्टैटिस्टिक होता है। फ्लिप चार्ट जिसके दोनों साइड कुछ ना कुछ होता है। एंड लास्ट वन इज अ पाई चार्ट विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर। देन इसके बाद है ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेन। ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेन आर those objects which are found in our classroom or they are used as a object in your classroom। जैसे कि आपको अगर मॉडल्स बनाना है, रेक्टेंगल दिखाना है तो आप अपने बोर्ड की शेप दिखा सकते हो, आपको कोई कोन दिखाना है तो आप कैसे हेड दिखा सकते हो, ऐसे करके हम दिखा सकते हैं। इसके बाद स्पेसिमेंस होते हैं जो कि हमारे पास बड़ी चीजें हम नहीं शो कर सकते बट उनके स्पेसिमेन शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें बच्चों को कंकाल दिखाना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए स्पेसिमेन यूज कर सकते हैं। देन आते हैं डिस्प्ले बोर्ड में चॉक बोर्ड, ये सब अवेयर है जिसके अंदर हमारे पास चॉक होता है या तो ब्लैक और ग्रीन कलर का बोर्ड होता है। देन इसके बाद फैनल बोर्ड वो होते हैं जिसके ऊपर आप नेल से क्या कर सकते हैं, उस पर पेस्ट कर सकते हैं। देन बुलेटिन जिसमें न्यूज आर्टिकल्स होते हैं। देन डायमेंशनल एड है, सॉलिड मॉडल, जैसे कोई मॉडल बना दिया बिल्डिंग का। कट अवे मॉडल, कट अवे का मतलब अगर मैं उस मॉडल को कट करूं तो वो नई चीजें दिखाएगा, फिर कट करूं नई चीजें दिखाएगा। ऐसे ही ना 3D पूरा बॉडी का मॉडल आया हुआ है, जैसे यहाँ से कट करेंगे तो फिर वो हार्ट, हमारी पहले वीन्स आर्टरी दिखा देगा, फिर हार्ट दिखा देगा, ऐसे ही और कट करोगे तो और चैम्बर्स दिखाएगा, तो वो कट अवे है। वर्किंग मॉडल जिन्हें आप प्रयोग में ला सकते हो, और सैंड मॉडल जो मिट्टी के बनाए हुए हैं। इसके बाद हम प्रोजेक्टेड, तो प्रोजेक्टेड एड्स वो होते हैं जिनको आप स्क्रीन पे यूज कर सकते हो विद अ सर्टेन टाइप ऑफ मशीन। ओवरहेड प्रोजेक्टर इज द मोस्ट यूज्ड इन ऑडियो विजुअल एड्स। इट प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर लगती है और ब्रिलियंट स्किल पे वो सुटेबली आपके पूरे ट्रांसपेरेंसी को दिखा सकता है। देन इसके बाद है द टीचर कैन राइट डायग्राम्स ऑन द ट्रांसपेरेंसी के ऊपर आप अपने डायग्राम्स वगैरह बना सकते हो। एंड इसके बाद है देयर आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली ऑन द स्क्रीन बाय OHP। ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि आपके पास OHP शीट्स होगी, ओवर हेड प्रोजेक्टर्स की ट्रांसपेरेंसी शीट जो आपने ET में फर्स्ट ईयर में की होंगी। हाँ 10 to 20 आपको OHP शीट्स बनानी होती थी। देन इसके बाद है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन कौन कौन सी चीजों का आप ध्यान रखोगे कि जो स्क्रीन है वो बच्चों के हेड के ऊपर हो, जिससे सभी बच्चों को वो बहुत आसानी से देखे। फुल व्यू दिखाना चाहिए, किसी का व्यू आपका ब्लॉक ना हो। एप्रोप्रिएट रूम हो जो डार्कन हो, जिसमें बाहर से आने वाली कोई भी रोशनी इंटर ना कर पाए। और जब अगर आपको स्क्रीन के स्लाइड्स देखनी है तो आप उसको टर्न ऑफ टर्न ऑन करके बीच में बातें बोल भी सकते हो। हमें बच्चों से बात करनी है, ना कि स्क्रीन से बात करनी है। पर्पसेस क्या है, इसे सब्जेक्ट मैटर को बहुत आसान दिखाने के लिए है, वो टीचर जो है क्लास को एक्सपोज भी कर सकता है, मतलब शो भी कर सकते हैं, और ओवरहेड प्रोजेक्टर पे भी लगा सकते हैं एज अ नोट्स। बच्चे की परफॉर्मेंस क्लास को ऑब्जर्व करने में ही हेल्प है, क्योंकि अगर आप सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के द्वारा प्रोजेक्टर पे चला दोगे तो आप बच्चे उसे देख रहे हैं और आप बच्चों को ऑब्जर्व भी कर सकते हो। रिलेशनशिप बता सकते हैं कि कौन सी चीजें जो है, कौन सा कॉन्ट्रास्ट कलर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके नई चीजें बना सकता है। इल्यूजन भी दिखा सकते हैं, इल्यूजन ऑफ मोशन, लाइक एक के बाद एक पिक्चर में बहुत स्पीड से अगर क्लिक करके चलाती हूँ तो वो ऐसा लगता है कि वो चीजें मूव कर रही हैं। एडवांटेजेस क्या है, मटेरियल बहुत आसानी से बन सकता है। OHP तो शीट से आसानी से बन जाती हैं,
बच्चों में इफेक्टिव लर्निंग होती है, टाइम सेविंग होता है, टीचर के लिए हेल्पफुल है, और आप बच्चों को भी आप डिस्कशन के समय पे ऑब्जर्व कर सकते हो। बच्चों की अटेंशन ज्यादा गेन होती है, इंटरेस्ट बढ़ता है और क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है। इसके बाद है ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी भी एक पॉपुलर इंस्ट्रक्शनल मीडियम है जिसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंसीज को प्रिपेयर करना होता है। 10x10 इंचेस की हमारी शीट्स होती हैं जिसके ऊपर आप कुछ भी मार्कर से लिख सकते हो और उन्हें बाद में स्क्रीन पे लगा के यूज कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी कैसे बनानी चाहिए, सबसे पहले तो आपको मेन आइडिया ही इसमें रखना है, वो ही रिलेटेड फिगर और डायग्राम बनाने हैं जो आपके कंटेंट से हो। राइटिंग बहुत अच्छी रखनी है। डायग्राम प्रपोजिशन मतलब एक दूसरे के साथ लेटर के साथ वो कनेक्ट हो रहे हो, क्लियर मैसेज दे रखा हो और की मैसेज जो है उसी को दिखाया जाए। कलर और लेटरिंग भी आप यूज कर सकते हो। इम्फेसिस ऑन द की मैसेजेस, सिर्फ आप की मैसेजेस दिखाओगे, और कलर और टेक्सटिंग पे भी आप यूज कर सकते हो कि अलग अलग फॉन्ट वगैरह हम यूज करके कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, डे लाइट मतलब इट कैन बी यूज्ड इन अ डे लाइट कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, सिस्टमैटिक है, सीक्वेंस है, प्लानिंग पहले से करनी होती है, इनएक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल भी होते हैं। इसके बाद आते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होते हैं, इसके अंदर आपके पास स्मॉल ट्रांसपेरेंसी मटेरियल की सिंगल पिक्टोरियल फॉर्म को, ग्राफिक फॉर्म को एज अ फोटोग्राफ के अंदर लगाया जाता है। दे आर स्टिल पिक्चर, जिसके अंदर ये स्टिल पिक्चर है और हम क्या करते हैं लेबोरेटरी में जैसे स्टिल पिक्चर बनती है उसे हम यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड साइज क्या होगा 2x2 का, एनी 35mm कैमरा इसमें सेटिस्फैक्टरी स्लाइड बनाने के काम आ सकता है। देन एडवांटेजेस क्या है, स्लाइड प्रोजेक्टर की फिल्मिंग प्रोसेस के लिए काम आएंगे, माउंटिंग के लिए काम आएंगे कि हमें अपने आप को या लेबोरेटरी में कैसे काम करते हुए हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसे बाद में दिखा भी सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं रिजल्ट को, रिप्रोडक्शन दिखा सकते हैं, मतलब बहुत सारी रियलिस्टिक चीज हम दिखा सकते हैं। एंड 35mm कैमरा के साथ सुटेबली ये बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है। इजी टू रिवाइज है, अपडेट है, हैंडल करना आसान है, नरेशन आप कर सकते हो, ग्रुप और इंडिविजुअल को पढ़ा सकते हो, जो स्लाइड्स है सीक्वेंस में रख के हम अपना टॉपिक भी डिस्कस कर सकते हैं और उसके अंदर क्या टीचिंग है, इफेक्टिवनेस आप उसे भी बता सकते हो। देन आती है फिल्म स्ट्रिप्स। फिल्म स्ट्रिप्स जो हैं सीक्वेंस एंड ट्रांसपेरेंट स्टिल पिक्चर्स की इंडिविजुअल फ्रेम, ये भी 35mm की फिल्म स्क्रिप्ट्स बनी होती हैं। एंड नरेशन कैन बी सिंक्रोनाइज, मतलब आप जैसे ही आप पिक्चर चली आप उसके साथ साथ मैसेज दे रहे हो, मतलब नरेशन भी साथ साथ, ये पिक्चर इसके साथ है, ये ऐसे ही चलती है, दोनों हॉरिजॉन्टली चल रही हैं। एक स्ट्रिप कंटेन 12 to 18 पिक्चर उसके अंदर हो सकती हैं, फिक्स सीक्वेंस रहेगा और रोल ऑन ऐसे होती रहेगी, वो मतलब एक के बाद एक पिक्चर चलती रहेगी। टाइप्स क्या है, सबसे पहले डिस्कशन में मैंने बता दिया कि आपको सिर्फ अपने टाइटल्स को और अपनी पिक्चर्स को अरेंज कर लेना है इन अ सीक्वेंस और आप बच्चों के साथ उसे डिस्कस करते चल सकते हो। देन है साउंड स्लाइड। साउंड स्लाइड में क्या होती है, आपकी एक्सप्लेनेटरी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप उसे अपने ऑडियो वीडियो के साथ साथ ऐड कर सकते हो। तो मतलब ये भी हमारा सिंक्रोनाइज वे है पिक्चर के साथ ऑडियो को ऐड करना। अब देखो एक नया वर्ड है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज होना क्या होता है, देखो अगर बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी, आपके लाइफ जुड़ा हुआ, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ, अच्छा हम सब व्हाट्सएप हमने सबने सुना है, हम सब यूज भी करते हैं, अपने सबके फोन में होता है, जिनके पास एंड्रॉइड फोन है, आप वीडियो देख रहे हो तो आई थिंक आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा ही, अगर लैपटॉप वगैरह पीसी वगैरह तो आप वहाँ पे भी अपने व्हाट्सएप रन कर सकते हो। और इससे भी और इजी बात बताऊं कि आपने मेरी वीडियो पे कोई कमेंट किया और मैं रिप्लाई उसे साथ साथ नहीं कर रही हूँ, कल कर रही हूँ, परसों कर रही हूँ, 2 दिन बाद कर रही हूँ या 10 मिनट बाद कर रही हूँ, तो इट विल बी नॉट सिंक्रोनाइज। और आप जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो और साथ साथ अगला बंदा सीन करके डबल टिक भी हो रहा है और ब्लू टिक भी हो रहा है, तो वो आपका रिप्लाई कर रहा है, दैट इज नोन एज सिंक्रोनाइज। मतलब एक के बाद एक चीजें जब अगर जुड़ी हुई हैं और हमारा फीडबैक हमें साथ साथ मिल रहा है, दैट इज नोन एज सिंक्रोनाइज्ड। और जब आपकी चीजें जुड़ी नहीं हुई हैं तो वो एसिंक्रोनाइज है। फायदे क्या है, इजी टू हैंडल हो सकता है, प्रॉपर है, ऑलवेज रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो सप्लीमेंट्री के लिए, हमारे इनएक्सपेंसिव रिप्रोडक्शन है स्टडी की, प्रोजेक्शन करा सकते हैं हम इंस्ट्रक्शन के साथ, एंड इट इज वेरी लाइट वेटेड, तो मूव करना भी आसान है। नॉन प्रोजेक्टेड एड कौन से होंगे, जिनको प्रोजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ screen to project it on, and these are the most of these are the concrete material in which you can add your verbal instructions। सबसे पहले ग्राफिक एड्स क्या होते हैं, जिसको पिक्टोरियल फॉर्म में विजुअलाइजेशन कराने के लिए हम आइडियाज के डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन ये सब कराते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास 2 चीजें हैं, चार्ट्स एंड फ्लैश कार्ड। पहले है चार्ट। चार्ट क्या होता है, विजुअल डिपिक्शन होती है या पिक्टोरियल डिपिक्शन होती है किसी भी कंटेंट की, जिसमें आप समराइज कर सकते हो
और हम उन फिगर्स और डायग्राम्स को एक पेन पेपर पे 2 डायमेंशनल फिगर पे हम शो कर सकते हैं, तो वो हमारे चार्ट कहलाते हैं। पर्पस क्या है, डिफिकल्टी को सॉल्व किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वर्ड्स को एक जगह लिखा जा सकता है। ये हमारी मटेरियलिस्टिक प्रेजेंटेशन होती है, किसी की भी कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए कर सकते हैं। इट विल स्टिमुलेट योर थिंकिंग, मतलब आपके सोच को उत्तेजित करता है, क्योंकि अगर आप चीजें सिर्फ बोल बोल के सुन रहे हो तो चीजें कम समझ आती हैं। डेवलपमेंट स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने पीछे भी बताया आपको, नरेटिव, कॉज, चेन, इवैल्यूएशन, स्ट्रिप्टीज, फ्लो, टेबुलेशन, फ्लिप चार्ट एंड पाई चार्ट, ये इसके टाइप हैं सब। और उसके बाद है हमारा फ्लैश कार्ड्स। मैंने आपको चीजें भी बताई कि आपकी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर आप क्या करते हो, मतलब चार्ट्स को अगर मैं डिफाइन करना, वैसे तो डिफाइन करना नहीं आएगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया। नरेटिव चार्ट आर दोज चार्ट्स, narrative charts are those charts which narrate any kind of story or which narrate any kind of content. Cause and effect, there is a cause of that one and what is the effect after that. जैसे मैंने cause लिखा, कॉज ऑफ रस्टिंग, मैंने लिखा कॉज ऑफ रस्टिंग, तो आपने इफेक्ट दिखा दिया कि इट विल डिकेड या फिर इट विल डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ दैट आयरन। इसके बाद है चेन चार्ट। मैंने चेन में बताया कि आप एक चार्ट से काम नहीं चला पा रहे हो, आपने कई सारे चार्ट बनाए हैं जो एक चेन में आपको शो करने। इवैल्यूएशन चार्ट, जिसके अंदर आप फीडबैक वगैरह बना के लाए हो। देन है स्ट्रिप्टीज में मैंने बता दिया स्ट्रिप्स लगी होती हैं, ऐसे जैसे हमारा ये पूरा चार्ट है, ये हमारी स्ट्रिप लगी हुई है। देन इसके बाद है फ्लो चार्ट इट इज अ कॉन्सेप्ट मैपिंग। एंड देन आते हैं टेबुलेशन विच इज द फॉर्म ऑफ टेबुलेशन, फ्लिप चार्ट, फ्लिप जिसके दोनों साइड हमारा कुछ ना कुछ गिवन हो। एंड देन आते हैं पाई चार्ट, जिसके अंदर हमारा डाटा एक सर्कुलर फॉर्म में हो, डाटा को हम 360 एंगल पे डिवाइड करके हमने क्या कर रखा हो, डिवीजन बना रखी हो। देन आते हैं फ्लैश कार्ड जो हमारे वेरिड साइज के हमारे 2 डायमेंशनल चीजें ही होती है, जिसके अंदर 1 by 1 सीक्वेंशियल कुछ भी आपको कंटेंट गिवन होता है। और आप इसे बनाते कैसे हो, यू हैव टू टेक द पेन एंड पेपर, और उसके अंदर अपने सेल्फ मेड कुछ भी आपको कंटेंट जो बनाना है वो बना लेना है, और उस पर ड्राइंग बना दी तो वो आपका फ्लैश कार्ड्स बन जाएंगे। देन प्रिंसिपल्स क्या है, मैसेज ब्रीफ होना चाहिए, ज्यादा फोटोग्राफ बनी हो, कार्टून्स बने हो, ऐसी लाइन लिखी हो जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। इसका डायमेंशन 10 to 12 और 22 to 18 ये कॉमनली यूज किया जाता है। 10 to 12 कार्ड किसी भी काम को करने के लिए हो सकते हैं, और 3 से कम तो कार्ड हम लेके ही नहीं चलेंगे फ्लैश कार्ड। देन प्रिपेयर, कैसे पिक्चर्स बनानी है, विजुअल इम्पैक्ट बनाना है। एंड हाइट ऑफ फ्लैश कार्ड ऐसी ही हो जैसे अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर इज बेटर विजुअलाइजेशन के काम आएगी, कि बच्चे हाथ में पकड़े तो उसे देख भी पाए। तो 5 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं होता, इतना सा होता है, तो एटलीस्ट इतना कार्ड तो बनाओगे ही अब। यूजिंग द फ्लैश कार्ड कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं, क्या एक्शन होंगे स्टूडेंट्स के वो आप शो कर सकते हो, क्लास में कैसे होल्ड करना है, बच्चों को क्या सीक्वेंस में देना है, ये कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, आप पूरा टॉपिक फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बच्चे की अटेंशन गेन करने में हेल्प करेगा। इट विल रिव्यू योर टॉपिक, बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे जब आप किसी चीजों को दिखा के कर रहे हो। देन आते हैं डायमेंशनल एड आर दोज एड इन विच मोर देन 2-dimensional objects are used in this concept, and these are used as a resource in your instructional classroom, or we can say that TLM. मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल इज रिकॉग्नाइजेबल प्रेजेंटेशन ऑफ रियल थिंग। जब आप पूरी रियल थिंग को एक जगह नहीं दिखा पाते हो या पूरी रियल थिंग की डिपिक्शन नहीं दे पाते हैं तो हम उसका मॉडल बना लेते हैं। लाइक मुझे अगर कोई आर्किटेक्चर की बात करूँ तो उसे एक पूरी बिल्डिंग तैयार करनी है, तो वो क्या बिल्डिंग आपको पूरी बना के दिखाएगा जब आपको समझ आएगा, नहीं, वो क्या करेंगे, मॉडल बना लेंगे और उसके हिसाब से वो उसका काम करते रहेंगे। देन आते हैं टाइप्स ऑफ मॉडल। सबसे पहला है सॉलिड मॉडल। सॉलिड मॉडल कौन से होते हैं, जिसके अंदर आपको सॉलिड सब्सटेंस यूज करके मॉडल्स की क्रिएशन की जाती है। कट अवे मैंने बताया, जब आप मॉडल्स को कट करते जाओ तो नई नई चीजें उसमें से निकल के आ जाए। वर्किंग मॉडल जिनके चलते हैं, जैसे विंड मिल हो जाएगा। सैंड मॉडल, जिसके अंदर हमने सारी मॉडलिंग किससे कर रखी है, मिट्टी से बना रखी है। एडवांटेजेस क्या है, मॉडल जो है रियलिटी है, किसी डिपिक्शन है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट्स का। इलिस्ट्रेशन है, कैसा, प्रिंसिपल और लॉ के द्वारा। ये हमारे ऑपरेशंस या जो भी कॉम्प्रीहेंशन है उसे इजी बना देता है। अल्टीमेट है, चीपर है, एंड 5 सेंसेस आप इसमें यूज कर सकते हो, तो आपकी टीचिंग भी इफेक्टिव बनेगी और बच्चों की लर्निंग भी इफेक्टिव बनेगी। देन इसके बाद है इट विल रिक्वायर एक्सॉस्टिव टू मेक मॉडल, मतलब आपको मॉडल बनाने के लिए बाहर रिसोर्सेज को ढूंढना पड़ेगा, चीजें यूज करनी पड़ेंगी, टाइम कंज्यूमिंग होता है और मॉडल थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, और दीज आर नॉट ऑलवेज इजी टू, they are not portable all the time.
इसके बाद है ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेन। ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेन क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स और स्पेसिमेन्स वो एड्स होते हैं जिनके पॉइंट्स आप सिंपल डिपिक्शन, आप चीजों को ऑब्जर्व करके या वही चीजें आपके सामने लाके दिखा सकते हैं, या स्पेसिमेन होते हैं जिन चीजों को आप स्पेसिफिकली उस चीज को ऑब्जर्वेशन के लिए, हम स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कराने के लिए मोर डिटेल में क्या कर देते हैं, इलिसिट करा देते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल है, ऑब्जेक्ट जो है क्लैरिफिकेशन देते हैं, प्रीव्यू करा सकते हो, इंटरटेनमेंट का रीजन बन सकते हैं। इसके बाद है सोर्सेज ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे लोकल मार्केट से मिल जाएंगे। मुझे दिखाना है ऊंट, नहीं दिखा सकती हूँ क्या? ऊंट में लकड़ी का ला सकते हैं, कोई हम खिलौना ला सकते हैं। देन है मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री, फैक्ट्री से भी इंपोर्ट किया जा सकता है। डिस्कार्डेड मटेरियल जो घर पे बच गई हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टर कास्ट कैन बी परचेज, प्लास्टर से बना सकते हो आप 3D मॉडल, फ्लावर, लीव, स्टोन, इनका प्रयोग भी करके हम अपने बच्चों को चीजों को दिखा सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट ये इंटरेक्ट करने में, देखो सबकी ना, अगर मैं बात कर रही हूँ एडवांटेजेस की तो बहुत कॉमन है। बच्चे सेटिस्फाई हो जाएंगे, इफेक्टिव टीचिंग हो जाएगी, इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाएगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन करेंगे, सोशल स्किल बढ़ेगी, इजी टू अंडरस्टैंडिंग है, पोर्टेबल भी है, स्टूडेंट्स का पर्सनल कलेक्शन भी आप इसमें यूज कर सकते हो। और स्पेसिमेन जो है हमारी एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस को बहुत आसान बना देता है, एंड इट विल गिव द क्यूरियोसिटी टू लर्नर इन विच दे आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट थिंग। देन है हमारा डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड क्या होता है? जिसके अंदर कुछ भी आप डिस्प्ले करके शो कर रहे हो वो हमारे क्या है? डिस्प्ले बोर्ड। ठीक है, देन है फर्स्ट हमारा चॉक बोर्ड। चॉक बोर्ड क्या है? इट इज वेरी रीयूजेबल सरफेस विच इज पेंटेड ग्रीन एंड ब्लैक इन कलर, विच वन इज अ स्मूथ ग्रे, ब्लैक, ग्रीन कलर का होगा, डार्क कलर होते हैं इसमें, व्हाइट कलर के या कलरफुल चॉक से लिखा जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड वी कैन इरेज दैट वेरी इजीली एंड वी कैन रीयूज दैट बोर्ड, इज नोन एज चॉक बोर्ड। इसे प्रयोग में लाते हुए बहुत साल हो गए हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? डस्ट बढ़ेगी, क्वालिटी पे डिपेंड कर सकता है, सरफेस रफ हो सकते हैं, कोई टीचर इनसे एलर्जिक हो सकता है। ठीक है, इरिटेटिंग साउंड हो सकते हैं, जैसे चॉक से बार बार लिखते हैं तो इट विल इरिटेटिंग समटाइम्स। एंड अगर हमें बहुत ऐसी चीजें करानी है एक टाइम पे तो हर एक चीजें आप बोर्ड पे नहीं उकेर सकते हो, तो वो भी हमारे डिसएडवांटेजेस है। प्रिंसिपल ऑफ यूजेस क्या है? मैसेज को ब्रीफ रखना है, ड्राइंग्स बनानी है, कार्टून्स बना सकते हो, लाइंस दे सकते हो, ये इसकी कॉमन साइजेस रहेंगे। ये बेटा आपको याद करने तो कर लो, इट इज दैट नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 3 और मोर देन 20। नेक्स्ट हमारा फैनल बोर्ड। फैनल बोर्ड क्या होते हैं? जिसके अंदर हमारे पेंटेड तो होते हैं और बैकग्राउंड को ऐसे कवर कर दिया जाता है अनफोल्ड्स ऑब्जेक्ट्स के। फैनल बोर्ड क्या होते हैं? फैनल बोर्ड वो होते हैं जिसके पीछे सैंड पेपर या फिर फैनल्स लगे होते हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट स्टिक किया जाता है, प्लेस किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है, और कोई भी स्टोरी को अनफोल्ड करने के लिए ये यूज किए जा सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? हमारी जो न्यूमरस और वेरिड अरेंजमेंट है उनकी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, स्मॉल पीसेस वगैरह यूज कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट इजीली है, एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टोरी में ये प्रयोग किए जा सकते हैं। कॉन्शियसनेस बढ़ेगी बच्चों की। चैलेंजेस जो हैं अगर कोई है तो एब्स्ट्रैक्शन वगैरह है तो बच्चे को वो भी हम दूर कर सकते हैं, और पोर्ट्रेट बना सकते हैं, एक पोर्ट्रे कर सकते हैं। देन ईजियर टू कंस्ट्रक्ट है और स्लाइड डाउन भी कर सकते हैं, एंड जो हमारी पूरी रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट है वो हम बना सकते हैं। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसके लिए हमें अलग से क्या चीजें चाहिएगी? नेल्स वगैरह भी चाहिएगी जिससे हम पेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। एंड और फैनल बोर्ड की बात करूं तो अगर मैं हमारे ओवरहेड प्रोजेक्टर्स वगैरह हैं, जो प्रोजेक्टेड डिवाइस हैं, दे आर क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, जिसमें आपको फैनल बोर्ड की तरह भी चीजें प्रयोग में नहीं लानी है। टाइम कोस्ट कर सकता है, प्रेजेंटेशन की लिमिट है, एंड इट विल लिमिट योर स्टोरी। देन आते हैं बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड्स को भी टैग्स वगैरह, पिंस वगैरह की हेल्प से क्या करा जाता है? आउटडोर या इंडोर पे लगाया जाता है, जिसके अंदर आप जो बुलेट फॉर्म में इंपॉर्टेंट न्यूज है आप उसे रख सकते हो, फैसिलिटेट कराता है बच्चों के मैसेज वगैरह को। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस बेटा सबकी लगभग सेम है, वही है कि आप रिपोर्ट्स या स्पेशल चीजों को एक जगह रख सकते हो, बच्चों की जो अचीवमेंट है उन्हें दिखा सकते हो, स्कूल के अचीवमेंट्स को दिखा सकते हो, न्यूज लगा सकते हैं। तो ये लिटरेट ग्रुप है। जो डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगी कि जो हमारे अनपढ़ लोग हैं उनसे नहीं पढ़ सकते हैं, प्री प्लान करना बहुत जरूरी है।
देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लो कॉस्ट टीचिंग एड। ऐसे टीचिंग एड जिनकी बिल्डअप जिनको बनाने में, जिनकी मेकिंग में आपको ज्यादा आपकी एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, या आपके जो एनर्जी है उसके भी एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, मनी एस्पेक्ट में भी एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, और वो पोटेंशियल ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, तो आप उसे लो कॉस्ट टीचिंग ऑब्जेक्ट बोलोगे। Then है John Dewey speaking of education as the reconstruction of organization of experience which adds the meaning to experience। तो लो कॉस्ट में क्या कहा है जॉन डीवी ने कि अगर हमारी एजुकेशन की रिकंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन करनी है तो हमें बच्चों को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। महात्मा गांधी ने क्या कहा, आर एजुकेशन हैज टू बी रिवोल्यूशनाइज्ड, द ब्रेन मस्ट हैव टू एजुकेट थ्रू द हैंड। हमें अपने दिमाग को कैसे पढ़ाना है, हाथों से पढ़ाना है। जैसे पोएट अपनी पोएट्री करता है और फिंगर से लिखता है, ऐसे ही हमें किसी को एजुकेशन में ट्रेन करने के लिए अगर म्यूजिक सिखाना है तो उन्हें अपने हाथों का प्रयोग करना जरूरी ही होगा। तो ऐसे ही एजुकेशन में सिखाने के लिए हम जितना हाथों का प्रयोग करते हैं चीजें आसान होती चली जाती है। इट शोज हाउ इम्पोर्टेंट, मतलब ये पता करते हैं लो कॉस्ट टीचिंग एड्स बनाने का ये फायदा है कि जब चीजें आप हाथ से करके दिखा रहे हो, बच्चों के सामने टीचिंग एड प्रस्तुत कर रहे हो, तो आप एडवांटेजेस बन सकती हैं, ये आपकी टीचिंग के एडवांटेज बन सकती हैं। इक्विपमेंट इजी टू अंडरस्टैंड हो सकते हैं, करिकुलम को आप अच्छे से डील कर सकते हो। तो लो कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, रेफर टू द एड विच प्रिपेयर्ड बाय द सिंपल मटेरियल कोस्टिंग वेरी लिटिल, या तो उनकी कॉस्ट बहुत कम है और इनएक्सपेंसिव है, नो मनी कैन बी एज एक्सपेंडिचर इस पे यूज नहीं हो रहा, एंड इट विल फैसिलिटेट योर टीचिंग्स। देन है हाउ टू डेवलप लो कॉस्ट टीचिंग एड। सबसे पहले जो टीचर है उसे अपनी लोकल मार्केट में घूमना है, या फिर अपने घर पे या स्कूल में जो इतने भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका प्रयोग करना है खुद के लिए, मतलब खुद की क्लासरूम के लिए और बच्चों के हित के लिए। जो चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हो ये उस पे करोगे, और इनका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि आपकी जो टीचिंग और लर्निंग है वो कैसी हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। जैसे टेलीफोन की बात है, हम सबने ये स्ट्रिंग टेलीफोन बना के देखे होंगे कि एक ऐसे बोलता है तो दूसरा अपने कान पे लगा लेता है। तो ये हमारे बहुत जो है लो कॉस्ट है। एडवांटेजेस क्या रहेंगी, इंडियन एजुकेशन कमीशन कब आया था, 1964 टू 1966 में। एजुकेशन ऑट टू बी रिलेटेड टू द लाइफ एंड नीड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। हमारी ऐसी एजुकेशन सिस्टम, हमारे पास शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपकी आवश्यकता और आकांक्षाओं से संबंधित हो। टीचर जो है एक विटल रोल प्ले करते हैं, वही बच्चे के सोशल डेवलपमेंट करते हैं, वही बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं। तो उन्हें भी तो अपना डेवलपमेंट करने के लिए या बच्चों का डेवलपमेंट करने के लिए चीजों की जरूरत है, तो वहां से आप कर सकते हो। इट विल गिव द फैसिलिटेशन, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। हम कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं कि मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसे मैं भी यूज कर सकती हूँ और हमारे लाइक अदर टीचर्स भी उन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे आर्ट वाली मैम ने कुछ बनाया तो वो भी प्रयोग में ला सकते हैं और मैं भी ला सकती हूँ। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं कि हमें बोलने से ज्यादा करना सीखेंगे, रिटेंशन बढ़ेगी, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन होगा, साइंटिफिक एटीट्यूड बढ़ेगा, और बच्चे का जो माइंड है वो कल्टीवेट हो सकता है कि हमें उसके ऊपर कैसे नई जो फसल है वो उगाई जा सकती है। तो बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ सकता है, पार्टिसिपेशन मैक्सिमम रहेगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, कोऑपरेटिव और सोशल लर्निंग बढ़ेगी, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बच्चों का इंक्रीज होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक तो नाम में ही है कि लो कॉस्ट होना चाहिए। आप इसमें चीजों को अवेलेबिलिटी और असेंबल करना है जो आपके पास है, खुद से इजी करना है, सफिशिएंट लाइफ एग्जांपल्स इसके अंदर डालने हैं, स्कूल कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप लो कॉस्ट के नाम पे कॉस्ट लो रखे और बहुत सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। रीजनेबल मतलब उचित तो होना चाहिए जो आपके कंटेंट के लिए हमारे प्रयोग में ला सके, एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड इजीली। आप इसे दोबारा भी कर सकते हो और इसको बदल भी सकते हैं हम। एडवांटेजेस क्या है, चीपनेस। सबसे पहले तो यही है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि वो एजुकेशन सिस्टम पे भी बहुत ज्यादा अपनी जीडीपी दे पाए। नो फियर ऑफ लॉस, गुम जाने का कोई डर नहीं है, प्रॉपर यूज कर सकते हैं। सेम प्रिंसिपल जो अदर में यूज हो रहे हैं वो यहाँ भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। मेंटेनेंस एंड रिपेयर बहुत कम है, करिकुलम से रिलेवेंट है, कंटेंट ओरिएंटेशन है, एंड इट विल रिलेटेड टू योर रियल लाइफ, ड्यूरेबल टिकाऊ है, एंड इट विल गिव यू द फन। इम्प्रोवाइज टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट्स ऐसे कौन से हैं जो उन्नत है, मतलब ये तो हमने लो कॉस्ट की बात करी। तो इम्प्रोवाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑफ एंड कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर आपको मतलब ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप अपने स्वयं के हाथ प्रयोग में लाके चीजों को कर रहे हो, वो फैक्ट्री या मशीन से, जैसे स्पेसिमेन की बात करी ना, वो उन पे आ सकते हैं। तो इम्प्रोवाइज्ड कौन से हैं, विच इज द इक्विपमेंट अपरेटस मेड ऑफ नो कॉस्ट लो कॉस्ट मटेरियल मेड बाय द स्टूडेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। मतलब यहाँ पे improvised teaching aids and equipment. Improvised teaching aids and equipments are those equipments which are developed or built by the
स्टूडेंट्स एंड दीज आर नो कॉस्ट और लो कॉस्ट नहीं है, ये बच्चों के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। गैलीलियो का क्या मानना है, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड एज इम्प्रोवाइज टेलीस्कोप हिमसेल्फ टू स्टडी प्लैनेट एंड स्टार, अपने आप से बच्चे बनाए और प्लैनेट और स्टार्स को पढ़े। सीवी रमन का जो नोबेल प्राइज विनर थे 1930 पे, ऐसे ही रमन इफेक्ट बनाया था, तो उन्होंने भी उनकी डिस्कवरी अपने आप से ही की थी। हाउ टू डेवलप, ऐसे इक्विपमेंट्स को कैसे बनाया जा सकता है, मटेरियल जो भी अवेलेबल है उनकी वर्कशॉप लेके, टूल्स को कलेक्ट करके, मिनी किट बना के साइंस की, और उन्हें प्रयोग में लाके हम जो है इम्प्रोवाइज बना सकते हैं। जैसे वोल्ट मीटर बनाया है, तो हमने क्या करा, एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया एंड इसके अंदर हमने दो रॉड लगा दी हैं, तो एक को कैथोड और एक को एनोड मान लेंगे, तो ऐसे हमारा वोल्ट मीटर प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे वर्किंग ऑफ लंग्स बनाने के लिए एक स्ट्रॉ से दो बलून अटैच करे हुए हैं, नीचे हमारा एक और ऐसा इक्विपमेंट लगाया हुआ है कि अगर हम एयर को क्या करेंगे, इंस्पिरेशन करेंगे तो वो फूल जाएगा, अगर हम एक्सपिरेशन करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। इसके बाद नीड, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें ऐसी चीजें बनानी है। सबसे पहले तो ये एम्फेसाइज करते हैं कि बच्चों की जो नीड है वो सेल्फ अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाए। ऐसे उपकरण बनाने का ये भी है कि टीचर की हेल्प हो जाए, और ऐसी इकोनॉमिक्स कंडीशन है जिसमें मतलब अगर लार्ज स्केल पे बनाई जाएंगी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इसमें कंट्रीब्यूट करके बहुत सारी चीजें एक जगह पर भी बना सकते हैं। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, क्या कैरेक्टर होनी चाहिए, शुड बी इजीली एंड लोकली अवेलेबल। ऐसे ही आपको हम बच्चे को कंटेंट प्रोवाइड करना है जिसकी मटेरियल्स आपको इजी और लोकली मिल जाएं, इजी टू हैंडल हो, इजी टू कंस्ट्रक्ट हो, असेंबल करना आसान हो, पार्ट जो है रिप्लेसेबल भी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक पार्ट गलत हो गया है तो उसे रिप्लेस भी कर पाए, ज्यादा ऐसे नाजुक ना हो कि हाथ लगाने से ही टूट जाए। बच्चों की कॉग्निटिव और फिजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रख के डिजाइन कराने, और ड्यूरेबल, कुछ समय के लिए वो चल भी पाए, तो ये हमारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है। वैल्यूड क्या है, मतलब इकोनॉमिक वैल्यू हो, इकोनॉमिक का मतलब हमारे कैसे हो जिसके अंदर जो आपकी मनी मेकिंग है वो कम से कम यूज हो। साइकोलॉजिकल वैल्यू, बच्चे की जो हमारी मेंटल एबिलिटीज हैं उनका विकास हो। एजुकेशनल वैल्यू, इट विल यूज्ड एज अ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन द क्लासरूम। सोशल वैल्यू, जो सोशल वैल्यू है बच्चों की, क्योंकि बच्चे आपस में जुड़ के एक दूसरे के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बच्चे की जो भी सोशल एस्पेक्ट है, सामाजिक एस्पेक्ट है, उन वो इनहेंस हो सकते हैं। कि जैसे बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग सीख सकते हैं, कोऑपरेशन सीख सकते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ कैसे डील करना है, कैसे सिंपैथी शो करनी है, और एक दूसरे के साथ अब एक दूसरे का जो हमारा म्यूचुअल लेबर है, मैनुअल लेबर है, उसे भी बच्चे क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आती है हमारी साइंस किट। साइंस किट क्या होती है, एक छोटा सा पोर्टेबल बॉक्स होता है जिसके अंदर वो एपरेटस और इक्विपमेंट हैं जो ना ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, इम्प्रोवाइज्ड हैं और सिंपल हैं, जो आपके डे टू डे क्लासरूम में प्रयोग करे जा रहे हैं बच्चों की टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो साइंस लिटरेसी और साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने के लिए हम ऐसी इक्विपमेंट या ऐसा बॉक्स हम यूज करते हैं जो बच्चे को क्या देता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बच्चे को प्रोवाइड करता है कि वो डे टू डे लाइफ में होने वाली चीजों को साइंस किट से प्रैक्टिकली देख पाए। तो जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो उससे कंसर्न होकर चीजें आराम से ढूंढ सकते हो। और साइंस किट ऐसी इनोवेटिव किट है जिसे डिजाइन करना मिक्स एंड ब्लेंड एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप बच्चों को चीजें दिखा के पढ़ा सकते। These kits are mainly designed to impart knowledge इम्पार्ट करने के लिए देनी है, और ऐसे सटल फैक्ट्स बच्चों को बताने हैं जो उनकी फिजिकल एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं और बच्चों को उनके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो साइंस किट अलग अलग हो सकती है, जैसे फिजिक्स की अलग हो सकती है, केमिस्ट्री की अलग हो सकती है, बॉटनी की अलग हो सकती है, जूलॉजी की अलग हो सकती है, एस्ट्रोनॉमी की अलग हो सकती है। तो ऐसे सब अपनी अपनी साइंस किट अलग से बना सकते हैं। फर्स्ट है लेवल बेस्ड साइंस किट। लेवल बेस्ड साइंस किट वो होती है, एनसीईआरटी ने क्या बताया था हमें कि हम जैसे बच्चों की बात करते हैं कि एलिमेंट्री लेवल का है, ये सेकेंडरी लेवल का है, ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, तो किट भी हमें ऐसे ही प्रिपेयर करनी है बच्चों के मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हुए। अगर मैं साइंस किट की बात करूँ फॉर द प्राइमरी लेवल, तो हम कैसे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे हम थर्मोमीटर रख सकते हैं, टेप रख सकते हैं, बैंडेजेस रख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट एड किट के अंदर होते हैं, सीजर्स आप रख सकते हो, आप किसी चीज पे फोर्स दिखाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हो, बलून रख सकते हो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दिखाने के लिए। तो ऐसी चीजें हम अपनी साइंस किट में रख सकते हैं। प्राइमरी साइंस किट क्या होती है, अंडर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कब आई थी स्कीम 1969 में, आफ्टर हैविंग द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप एनसीईआरटी सेंड द किट। हर एक स्टेट को, हर एक यूनाइटेड स्टेट को 1970 में हमारे एनसीईआरटी ने एक साइंस किट भेजी थी, ठीक है, जिसे बाद में हमारे चेंजेस लाके क्या बना दिया गया है, हमारा ईवीएस कर दिया गया है। अपर प्राइमरी लेवल पे एक वर्टिकल बॉक्स और शटर डोर्स होते हैं। एसएसए और एनसीईआरटी के जॉइंट आप ये मान सकते हो इंटीग्रेटेड साइंस किट बनाई थी। साइंस इक्विपमेंट है जिसके अंदर, उसके बाद ग्लास वेयर्स हैं जैसे हमारी टेस्ट ट्यूब हो गई, ठीक है,
देन केमिकल्स हैं जो हमारे क्लासरूम में प्रयोग किए जाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस को समझाने के लिए या केमिकल चेंजेस को समझाने के लिए। इसके बाद सेकेंडरी किट क्या होती है? सेकेंडरी किट में 130 आइटम्स होते हैं जो क्लास 9th और 10th के लिए करिकुलम में प्रयोग किए जाते हैं। सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जैसे हम सेकेंडरी तक ना फिर भी बाइफर्केशन नहीं होता, हमारे 10th तक फिर भी बाइफर्केशन नहीं होता। हाँ, वैसे हमारे टीचर्स अलग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा सकते हैं, बट 8th तक तो बिल्कुल भी बाइफर्केशन नहीं है। एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जाते हो तो हमारे पास बाइफर्केशन आ जाता है कि फिजिक्स अलग सर करा रहे हैं, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, देयर इज अ पूरा ना एक अलग से सब्जेक्ट हो जाता है साइंस। तो साइंस लैब किट अलग हो जाएगी, केमिस्ट्री की, बायो की अलग हो जाएगी, फिजिक्स की अलग हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा? हमने देखा कि कैसे लेसन, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो हमारी यूनिट 3 में लेसन प्लानिंग थी शुरू में, फिर हमारे रिसोर्सेज थे कि कौन कौन से प्रयोग में लाने हैं, जिसमें हमने प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड को पढ़ा, और प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड के जो सब पार्ट्स थे हमने वो भी कवर करे हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है लो कॉस्ट और नो कॉस्ट टीचिंग एड्स, कि कौन कौन से ऐसे टीचिंग एड्स हैं जो आप अपने कक्ष में प्रयोग कर सकते हो बच्चों की लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। एंड देन हमने पढ़ी है साइंस किट। साइंस किट में देखो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किट क्या होती है, कि हमारा एक ऐसा इक्विप्ड बॉक्स है जिसके अंदर आप मटेरियल और इक्विपमेंट को कलेक्ट करते हो। अगर छोटे बच्चों की बात करूं तो कौन कौन सी चीजें हमें एक छोटे बच्चे को दिखा देनी चाहिए वो आप ध्यान में रख सकते हो यूनिट 2 में, जहां पे मैंने चैप्टर्स के नाम आपको याद करने बताए थे। ऐसे ही सेकेंडरी लेवल पे भी बिना बाइफर्केशन के कौन कौन सी चीजें आप ऐड कर सकते हो, जैसे सेल ऐड कर सकते हैं, बैटरी ऐड कर सकते हैं, एक बल्ब दिखा सकते हो बच्चों को, वायर दिखा सकते हो, तो ऐसी चीजें आप बच्चों के सामने रख सकते हो। लिटमस पेपर है तो आप वो रख सकते हो अपनी साइंस किट में, लिटमस पेपर नहीं है तो हल्दी रख सकते हो क्योंकि इससे भी आप दिखा सकते हो, और छोटी छोटी ऐसी चीजें रख सकते हो जिससे बच्चों को आप क्या कर सको, अच्छे से अच्छे पढ़ा सको। और अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिकल्स जो हमारी केमिस्ट्री लैब में यूज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम हमारी फिजिक्स में यूज कर सकते हैं, और बॉटनी में हम किसी भी स्पेसिमेन को यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कंकाल का। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर यूनिट 3। आई थिंक यू आर वेल अवेयर विद द टॉपिक्स कंटेन्ड इन यूनिट 3। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूंगी, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कराने से पहले। सो कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर।